आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं एफपीओ व किसान उद्यमियों का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन। और आपके समक्ष मुखातिब हूँ आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। फिलहाल पूरे देश में कृषकों और गांवों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने, कृषिजन्य उद्यम स्थापित करने, कृषि जनित कारोबार को बढ़ावा देने एवं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एफपीओ अर्थात किसान उत्पादक संगठनों के गठन व उन्नयन की जोरदार पहल की जा रही है। विभिन्न सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अब तक देश में 50,000 के आसपास एफपीओ पंजीकृत हो गए हैं। इनमें से अधिकांश का पंजीकरण कंपनी एक्ट के अंतर्गत ही हुआ है। दरअसल एफपीओ या एफपीसी का जो चरित्र होता है वह हृदय से सहकारिता का होता है, वह दिमागी रूप से कॉरपोरेट का होता है। चूंकि अपने देश में सहकारिता की शुरुआत करीब 100 साल पहले ही हो गई थी, इसलिए लगभग सभी किसान सहकारी संगठनों के स्वरूप व चरित्र से भली भांति अवगत है। मगर जैसे ही कॉरपोरेट की बात आती है तो बरबस ही हमारे जहन में एक कंपनी की तस्वीर उभर कर आ जाती है। आप तो जानते ही हैं कि किसी कंपनी के समय व सुचारू रूप से संचालन के लिए कॉरपोरेट मंत्रालय के कड़े नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होता है। यदि एमसीए अर्थात कॉरपोरेट मंत्रालय के नियमों का समय का अनुपालन नहीं किया जाए तो एफपीओ के साथ साथ उसके निदेशकों पर भी भारी भरकम पेनाल्टी एमसीए द्वारा लगा दी जाती है। लिहाजा एफपीओ और निदेशकों को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर एफपीओ के निदेशकों व सीईओ को यह पता ही नहीं होता है कि उन्हें एमसीए के कौन कौन से नियमों के अनिवार्य रूप से अनुपालन करने हैं। एफपीओ के सीईओ और निदेशकों को छोड़िए, एफपीओ के गठन व उन्नयन के जिम्मेदार संगठन व संस्थानों को भी इसकी सटीक जानकारी नहीं होती है। एफपीओ के एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंट भी काफ़ी कम है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एफपीओ के जानकार भी हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वे निदेशकों व सीईओ को अनुपालन से संबंधित बारीकियों को विस्तार से समझा सके। हालांकि विभिन्न ख्यातिलब्ध सरकारी व गैर सरकारी विभाग, संस्थान व संगठन निदेशकों व सीईओ के अपेक्षित क्षमता वर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित करते रहते हैं, मगर या तो निदेशक या सीईओ इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं अथवा उन्हें समुचित प्रशिक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही है। लिहाजा अधिकांश एफपीओ भारी भरकम पेनाल्टी देने को अभिशप्त है। यह स्थिति एफपीओ अभियान व देश की कृषि, किसानों व किसान उत्पादक संगठनों के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। आज के एफपीओ बुलेटिन में हम सब जानेंगे कि किसान उत्पादक संगठनों को अनिवार्य रूप से कौन कौन से नियमों व प्रक्रियाओं के अनुपालन करने होते हैं। इन नियमों व प्रक्रियाओं की अनुपालन करने की नियत अवधि क्या होती है। यदि एफपीओ द्वारा समय से इन नियमों व प्रक्रियाओं का अनुपालन न किया जाए तो आरओसी अर्थात रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अथवा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले एफपीओ अथवा निदेशकों पर कितना पेनाल्टी लगा दिया जाता है। इस बुलेटिन में हम लोग यह भी जानेंगे कि किस किस फॉर्म में कौन कौन सी जानकारी एमसीए की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने होते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो बेवजह पेनाल्टी से बचने और अपने एफपीओ का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए यह पूरा वीडियो जरूर देखिए और सभी निदेशकों व सीईओ के बीच जरूर शेयर कीजिए। यह वीडियो उत्पादक संगठन, संवर्धन संस्थानों व सीबीबीओ के लिए भी अत्यंत ही उपयोगी है। एक बात और, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और क्लिक करके घंटी भी बजा दें ताकि नवीनतम उपयोगी जानकारी से आप नियमित रूप से अवगत होते रहें। उम्मीद है अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग एमसीए द्वारा एफपीओ के लिए निर्धारित किए गए 8 अनिवार्य अनुपालन अर्थात कंप्लायंस उसे सबमिट करने के लिए अपेक्षित फॉर्म, अनुपालन की अवधि और समय अनुपालन न किए जाने की स्थिति में
एफपीओ पर लगने वाले पेनाल्टी आदि की जानकारी बारी बारी से हासिल कर लेते हैं। देखिए, पहला जो अनुपालन करना है आपको वो है पेड अप अमाउंट जमा करना। देखिए, एफपीओ अथवा एफपीसी के कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण के 180 दिन के भीतर सहमत पूंजी यानी पेडअप राशि एफपीओ के बैंक खाते में फाउंडर सदस्यों यानी निदेशकों व सब्सक्राइबरों द्वारा जमा करना अनिवार्य होता है। अपेक्षित राशि जमा करने के पश्चात इसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी आरओसी को अनिवार्य रूप से देनी होती है। जिस फर्म में यह सूचना देनी होती है उसका नाम है INC 20A। फॉर्म का नाम एक बार फिर समझ लीजिए, INC 20A। यदि एफपीओ नियत समय के भीतर यह अनिवार्य दायित्व पूरा करने में विफल रहता है तो आरओसी द्वारा उक्त एफपीओ पर 5200 रुपये पेनाल्टी लगा दी जाती है, यानी 5200 रुपये की पेनाल्टी लगा दी जाती है। दूसरा अनुपालन जो अनिवार्य रूप से एफपीओ को करने होते हैं वो है निदेशकों का केवाईसी कराना। प्रत्येक वर्ष के 30 सितंबर तक आरओसी को यह सूचना देना अनिवार्य है कि एफपीओ के सभी निदेशक जीवित व सक्रिय हैं। कहने का आशय यह है कि सभी निदेशकों का ऑनलाइन केवाईसी कराना अनिवार्य है। यह सूचना केवाईसी DIR 3 फॉर्म में देना होता है। यदि एफपीओ नियत समय के भीतर यह सूचना देने में विफल रहता है तो प्रत्येक निदेशक पर 5000 रुपये पेनाल्टी आरओसी द्वारा लगा दी जाती है व उनका डीन अर्थात निदेशक पहचान संख्या को भी निष्क्रिय कर दिया जाता है। तीसरा अनुपालन है वो है जो बेहद ही जरूरी है, नहीं अनिवार्य समझिए, अनिवार्य है, वो है कंपनी का ऑडिट व विविध प्रकार के कार्य। देखिए, वित्तीय तैयारी के साथ साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के एफपीसी यानी कंपनी का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराना अनिवार्य है। साथ ही उससे संबंधित और भी कई तरह के मिसलेनियस कार्य संपादित करना अनिवार्य होता है। यह कार्य प्रत्येक वर्ष के 30 सितंबर तक निष्पादित करा लेना अनिवार्य है। यदि एफपीओ द्वारा नियत समय के भीतर यह कार्य नहीं कराया जाता है तो उक्त एफपीओ पर आरओसी द्वारा 1,50,000 रुपये की पेनाल्टी लगा दी जाती है। फिर से सुनिए, यदि नियत समय के भीतर एफपीओ उक्त कार्य नहीं करता है तो 1,50,000 रुपये की पेनाल्टी लगा दी जाती है आरओसी द्वारा। चौथा जो है वो अनुपालन जो आपको करना अनिवार्य है एफपीओ के लिए वो है ऑडिटर की नियुक्ति। प्रत्येक एफपीसी को निगमन यानी पंजीकरण की तिथि के 30 दिनों के भीतर एक ऑडिटर को नियुक्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा जब भी आवश्यकता हो ऑडिटर को नियुक्त करना अनिवार्य होता है। आरओसी को ऑडिटर नियुक्ति की सूचना फॉर्म ADT 1 में अनिवार्य रूप से देनी होती है। यदि एफपीसी ससमय यह दायित्व पूरा नहीं कर पाता है तो आरओसी द्वारा 5200 रुपये का पेनाल्टी उक्त एफपीओ पर लगा दी जाती है। हालांकि यह पेनाल्टी राशि परिवर्तनीय है, यानी यह पेनाल्टी की राशि घट बढ़ भी सकती है, तो इसको अनिवार्य रूप से एफपीओ को करना जरूरी है। पांचवा जो अनुपालन आपको बता रहे हैं जो अनिवार्य है वो है एफपीसी द्वारा वित्तीय लेन देन की जानकारी देना। देखिए, सभी एफपीसी के लिए अनिवार्य दायित्व है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए सभी तरह के लेन देन की जानकारी आरओसी को दें। यह जानकारी कंपनी की वार्षिक आम सभा अर्थात एजीएम के आयोजन के 30 दिन के भीतर देनी होती है। कंपनी द्वारा किए गए लेन देन की यह जानकारी फर्म AOC 4 में देनी होती है। यदि एफपीसी द्वारा नियत समय के भीतर निर्धारित फॉर्म में यह जानकारी आरओसी को उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो आरओसी द्वारा 5200 रुपये और प्लस प्रतिदिन 100 रुपये की दर से पेनाल्टी लगाई जाती है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे यदि किसी कंपनी का एजीएम 30 सितंबर को हुआ और वह एजीएम आयोजन के 40 दिन बाद संबंधित जानकारी देता है आरओसी को तो उसे 5200 रुपये और प्रतिदिन 100 रुपये गुणे 10 दिन यानी 1000 रुपये अर्थात कुल 6200 रुपये पेनाल्टी जमा करना पड़ेगा।
इसको ध्यान से समझना है और इस पर कार्रवाई भी करनी है। हम एफपीओ को हमेशा ध्यान रखना है ताकि वो बेवजह पेनाल्टी से बच सके। छठवां जो अनुपालन एफपीओ को अनिवार्य रूप से करनी है वो है फंड से संबंधित जानकारी प्रदान करना। प्रत्येक एफपीसी को प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाए गए फंड से संबंधित पूर्ण जानकारी एमसीए को अनिवार्य रूप से प्रदान करनी होती है। यह जानकारी कंपनी की वार्षिक आम सभा यानी एजीएम के आयोजन के 60 दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। फंड से संबंधित यह जानकारी फॉर्म MGT 7 में दायर की जाती है। यदि एफपीसी द्वारा नियत समय के भीतर निर्धारित फॉर्म में यह जानकारी आरओसी को उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो आरओसी द्वारा उस एफपीओ पर 5,200 रुपये और प्लस प्रतिदिन 100 रुपये की दर से पेनाल्टी लगाई जाती है। जैसे यदि किसी कंपनी के एजीएम 30 सितंबर को हुआ और वह एजीएम के आयोजन के 70 दिन बाद संबंधित जानकारी देता है तो उसे 5200 रुपये प्लस प्रतिदिन 100 रुपये गुणे 10 दिन यानी 1,000 रुपये अर्थात 6200 रुपये पेनाल्टी जमा करना पड़ेगा। और जैसे जैसे अवधि बढ़ती जाएगी पेनाल्टी भी प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो इसको भी ध्यान रखें, इसका भी एफपीओ। जो 7वां जो अनुपालन है वो है वित्तीय तैयारी की जानकारी देना। प्रत्येक एफपीसी को प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान मुकम्मल वित्तीय तैयारी की जानकारी आरओसी को देना अनिवार्य है। वित्तीय तैयारी की यह जानकारी प्रत्येक वर्ष के 30 सितंबर तक आरओसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से उपलब्ध कराना होता है। यदि एफपीओ द्वारा नियत अवधि के भीतर यह जानकारी आरओसी को उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उक्त एफपीसी पर 50,000 रुपये का जुर्माना यानी पेनाल्टी आरओसी द्वारा लगा दी जाती है। एक बार फिर सुन लीजिए, यदि यह प्रक्रिया यह अनुपालन एफपीओ द्वारा नहीं की जाती है तो 50,000 रुपये का जुर्माना यानी पेनाल्टी आरओसी द्वारा उस एफपीओ पर लगा दी जाती है। और 8वां जो अनुपालन है वो है आईटीआर फाइलिंग से संबंधित। देखिए, सभी एफपीसी को 30 सितंबर तक आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है। यदि एफपीसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आईटीआर फाइलिंग नहीं की जाती है तो 10,000 रुपये की पेनाल्टी उसे देना पड़ेगा। तो यहाँ भी ध्यान रखना है कि समय से हम आईटीआर फाइलिंग भी करें। तो उम्मीद है एफपीसी के लिए आप इन 8 अनिवार्य कंप्लायंस यानी अनुपालन के बारे में भली भांति समझ गए होंगे। इसके अलावा भी एमसीए के कुछ अन्य नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन भी एफपीसी को करने की जरूरत पड़ती है। वो समय अनुसार हर एफपीओ के लिए घट बढ़ सकता है। इन भारी भरकम पेनाल्टी व परेशानियों से बचने का यही उपाय है कि एफपीओ व निदेशक अपने दायित्वों के बारे में पूरी जानकारी रखें व समय से इनका निष्पादन करना सुनिश्चित करें। आप एफपीओ के किसी एक्सपर्ट्स की संपर्क व सानिध्य में निश्चित रूप से रहें, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सीए भी इसके जानकार नहीं है एफपीओ के। इसलिए आप इसके एफपीओ के एक्सपर्ट में आपको अनिवार्य रूप से उनकी सेवा लेना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि समय समय पर एमसीए नियमों में बदलाव करती रहती है तो एफपीओ के एक्सपर्ट नवीनतम जानकारी से आपको अपडेट रखते हैं। ये पेनाल्टी व परेशानियों से बचाने में भी आपकी मदद करते हैं। नियमित रूप से प्रशिक्षण जरूर प्राप्त करते रहें। आप यह एफपीओ बुलेटिन यूट्यूब चैनल भी नियमित रूप से देखते रहें ताकि नियमित रूप से नवीनतम जानकारी से आप अपडेट रहें। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए आप देखते रहिए एफपीओ बुलेटिन। और मुझे भी अब विदा लेने की दीजिए इजाज़त। जल्द ही मिलते हैं एक नई उपयोगी जानकारी के साथ। नमस्कार।